हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। कई दिन हो गए दोस्तों, बीच में आपका थोड़ा सा गैप लग गया, इसके लिए मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 दिन से दोस्तों मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से और मेरा टच पेन है वो कहीं खो गया था, इसीलिए आपके लिए इतनी देरी हो गई। तो लेकिन कोई नहीं, आज हम फाइनली हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका श्री गणेश करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ आवश्यक चीज़ों के बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, किस प्रकार इसमें काल विभाजन है वो किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से क्रिकेट में आपको मैच देखने के बाद में हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं, तो आपको आज मैं हिंदी साहित्य की कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूं, जिनको देख करके और आज की क्लास के बाद में आप यदि कोई आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, तो ये आपका हिंदी साहित्य का दोस्तों एक प्रीव्यू आपके मानस पटल पर अंकित हो जाना चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य में कोई भक्ति काल नाम की चीज़ है या नहीं है, सिद्ध साहित्य कहाँ आता है, कौन से भाग में आता है, कौन सा कवि है, उसका संबंध किस काल से है, इस धारा का फेमस कवि है वो कौन है, प्रसिद्ध इसकी कौन सी रचना है। इस प्रकार की बातें हैं दोस्तों, आपको मोटी मोटी पहले पता होनी चाहिए। यदि हम एक पहले ही दिन से यदि हम दोस्तों डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके दिमाग में वो आपकी इतना अंकित नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार दोस्तों एक बड़ी चीज़ को हम एक दूरबीन से देख लेते हैं, और एक बड़ी चीज़ एक दूरबीन में, छोटी सी दूरबीन से दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से देखी जा सकती है। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को दूरबीन के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की ये क्लास और दोस्तों इसके बाद आने वाली 2 क्लासों के अंतर्गत आपका पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट करवा दूंगा, जहां से दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड में यदि हिंदी साहित्य से दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे, यदि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके कम से कम 15 क्वेश्चन दोस्तों इन 2 ही क्लासों से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब हम दोस्तों सुनते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3 शब्द आते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द है वो क्या है। दोस्तों, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, हिंदी शब्द कैसे बना, आपको पता है कि जब ईरानी या यूनानी जो आक्रमण करता थे, वो पश्चिम की तरफ से आते थे, तो सिंधु नदी के तट पर है वो विश्राम करते थे, और वो स का उच्चारण है वो है करते थे, स का उच्चारण है करते थे। इसीलिए वो सिंधु प्रदेश को सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहते थे, और सिंधु को हिंदू कहते थे। ठीक है, तो हिंदू कहते थे। हिंदू से दोस्तों जब आपकी भाषा है वो कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, उसका रूप है वो परिवर्तित होता है, इसीलिए हिंदू से आगे चल कर के दोस्तों हिंदवी बन गया, और हिंदवी आगे चल कर के दोस्तों आपका हिंदी बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आपके हिंदी भाषा, हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और हिंदी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो शरफुद्दीन यजदी ने अपनी ज़फ़रनामा नामक पुस्तक में किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले शब्द की, वो है आपका साहित्य। साहित्य शब्द दोस्तों, साहित्य शब्द आपका बना है से धन हित धन ये, से प्लस हित प्लस ये। ठीक है, यानी कि जिसमें ऐसे विचार होते हैं, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो। ठीक है, ऐसे विचारों में ऐसी समानता होती है, वो विचार होते हैं जिनमें ज्ञान संबंधी, ऐसे प्रसंग होते हैं जिनमें ज्ञान संबंधी कुछ स्थायी विचार लिखे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, वही साहित्य होता है। आपको परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं है। आपको यदि आएगा कि से प्लस हित प्लस योग की यह के योग से बना है आपका साहित्य, ये आपको याद रखना है फिलहाल इस क्लास में। आगे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब हम दोस्तों आगे की कथा है वो ढंग से जानेंगे।
अब बात आती है दोस्तों तीसरे शब्द की, वो शब्द है दोस्तों इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई? इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों इति प्लस अस इति प्लस है आएगा दोस्तों बीच में, आपका कहाँ गए, इति प्लस है प्लस अस के योग से दोस्तों आपकी इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। इति माने होता है दोस्तों समाप्ति। ठीक है, इति माने क्या होता है? समाप्त। इति माने होता है आपकी समाप्त। है माने होता है दोस्तों आपका निश्चित। है मीन्स होता है आपका निश्चित। और अस माने होता है आपका हुआ, होगा। यानी कि इतिहास के माध्यम से इतिहास का तात्पर्य क्या है? इतिहास का तात्पर्य है कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होना निश्चित हुआ होगा, लेकिन उसकी समाप्ति है वो हो चुकी है। हम दोस्तों जो भी चीज़ बीत जाती है उसको हम इतिहास कह देते हैं, लेकिन वो असल में इतिहास नहीं है। एक दोस्तों होती है अतीत, एक होता है दोस्तों आपका भूतकाल, एक होता है दोस्तों आपका इतिहास। आप जानते हैं कि इतिहास को आपके प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो इस प्रकार के कालों में जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तब आप वहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी में आपको केवल इतना जानना है, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति प्लस है प्लस अस के योग से हुई है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बन करके आता है कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इतिहास शब्द का अर्थ है दोस्तों आपका ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये केवल आपको याद रखना है दोस्तों। इस क्लास के माध्यम से ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको किस तरह से दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूँ। दो यदि क्लासों के अंदर यदि आपका हिंदी साहित्य से दोस्तों यदि आपका प्यार नहीं हो जाए, लगाव नहीं हो जाए, तो दोस्तों यदि आपका दोस्तों लगाव हो जाए तो आप आगे की क्लासें देखना। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल तन्मय होकर के रुचि के साथ दोस्तों ये अपनी दोनों क्लास हैं वो ढंग से देखनी है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। अब आता है कि हमने हिंदी अलग देख लिया, साहित्य अलग देख लिया, इतिहास अलग देख लिया, लेकिन अब आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का तात्पर्य क्या है, जब हम पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल से इसकी क्या विशेषताएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कहते किसे हैं। मैनेजर पांडे ने कहा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो ना तो अतीत की आराधना का मार्ग है और ना ही भविष्य से पलायन का साधन है। इस प्रकार की उन्होंने बात है वो अपनी पुस्तक में कही है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है महज तथ्यों का संकलन नहीं है कि केवल कवि रख दिए उसमें या फिर उसमें रचनाएं रख दी, उनका डेट ऑफ बर्थ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, केवल तथ्यों का ही संकलन नहीं है, बल्कि इसमें अतीत की तरफ से और भविष्य की तरफ उन्मुख होने का एक ऐसा साहित्य है, ठीक है, जो हमें एक नई प्रेरणा रखता है। यानी इतिहास के तथ्यों को भी वो समायोजित करता है और भविष्य की तरफ भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा है वो देता है। अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में, जैसे कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दी है। क्या दी है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, शुक्ल ने क्या कहा है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता के हृदय की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब दोस्तों आप बिल्कुल मत समझना कि ये हिंदी साहित्य की शुरुआत है। ये दोस्तों आपके हिंदी साहित्य की रूपरेखा है, भूमिका में बना रहा हूँ। दो क्लासों के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार का कैसा हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य तो शुरुआत दोस्तों दो क्लासों के बाद में होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है।
ठीक है। इसके अलावा आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। इसके अलावा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो बोलते हैं कि साहित्य का जो प्रधान लक्ष्य है वो मनुष्य है। इसके अलावा आपके विभिन्न विद्वानों ने दोस्तों इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग दी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं को जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखाऊंगा। अभी आपको ये जानना है कि हिंदी क्या है, साहित्य क्या, इतिहास क्या है, और हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो हम क्या पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो शुरुआत है दोस्तों वो कहाँ से हुई। ठीक है, कौन कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ हैं वो लिखे। और दोस्तों जब हम कोई भी साहित्य का इतिहास लिखेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई लेखन पद्धति है वो हम अपनाएंगे। ठीक है, तो इतिहास लेखन की पद्धति, ये बात दोस्तों हिंदी की हो रही है, इतिहास लेखन की पद्धति। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए दोस्तों इतिहासकारों ने कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया। उनमें सबसे पहली पद्धति है आपकी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें दोस्तों इनमें जो आपके जैसे आपके गारसादा तासी हो गए, शिव सिंह सेंगर हो गए, उन्होंने वर्णों के हिसाब से ही कवियों का परिचय दिया है। ये बहुत ही दोस्तों घटिया पद्धति मानी जाती है। इसके अलावा आपकी हो गई कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, जो आपके ग्रियर्सन हैं उन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। इसके अलावा आपकी हो गई दोस्तों विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, आपके आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति की शुरुआत है वो किसने की थी, तो वो की थी आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये दोस्तों आपकी बहुत ही प्रसिद्ध पद्धति है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा है। अब ये पद्धतियाँ क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, किस किस ने इन पर ग्रंथ लिखे हैं, वो हम दोस्तों आप आगे डिटेल से जानेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथी पद्धति की, वो होती है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, पांचवी होती है आपकी दोस्तों समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति, तो ये कुछ दोस्तों अन्य भी पद्धतियाँ होती हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये कुछ पद्धतियाँ होती हैं आपकी कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति दोस्तों आपकी है गणपति चंद्र गुप्त की। गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास है वो लिखा है। ठीक है, समाजशास्त्रीय पद्धति, तो इनके बारे में डिटेल से हम आगे जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ। अब सबसे पहले यदि दोस्तों हिंदी साहित्य का हम इतिहास यदि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है। दोस्तों हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा गया तो उनमें कुछ आपके जैसे कुछ ग्रंथ आते हैं, जैसे भक्तमाल हो गई आपकी नावादास की, 252 वैष्णवन की वार्ता हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी कालिदास हजारा की कालिदास हजारा हो गई आपके कालिदास त्रिवेदी की। तो इन रचनाओं में क्या हुआ कि जैसे आप यदि इस समय किसी की यारी दोस्ती में, ठीक है, जैसे विट्ठलनाथ की आपकी 252 वैष्णवन की वार्ता हो गई, तो वहाँ पर उनके जिनके भी शिष्य थे, ठीक है, तो उनके बारे में उनके विचार लिखे हुए हैं, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय लिखा हुआ है, उनके बारे में ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उनको दोस्तों इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। वास्तविक जो इतिहास ग्रंथ लिखने की जो शुरुआत है दोस्तों वो आपके एक फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम है गारसादा तासी। गारसादा तासी, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की शुरुआत की थी और वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। और इन्होंने अपना जो इतिहास है लिखा था उसका नाम है द इस्तवार द लितलित्यूर एंदुये हिंदुस्तानी। इस्तवार, रुकिए, इस्तवार द लितलित्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी।
दोस्तों जब आप छोटी परीक्षाओं में यदि आप देते हैं तो भाई साहब ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जब आप सेकंड ग्रेड देंगे तो यहाँ से दोस्तों कम से कम इन 2 वीडियोज़ में से आपके 15 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनके माध्यम से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हिंदी हब है वहाँ पर हमें किस प्रकार की सामग्री है और किस गुणवत्ता के माध्यम से मिलने वाली है, और ये बंदा है वो किस प्रकार से पढ़ाता है। तो आप इन 2 वीडियो के माध्यम से आप जांच सकते हैं। ठीक है, गारसा द तासी ने दोस्तों इतिहास ग्रंथ लिखा था, इस्तवार द लितलियतुर एंदुये हिंदुस्तानी। इन नामों को सुनकर के दोस्तों आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है भाई, ये थोड़ी सी आपको हिम्मत बनाए रखनी है। ठीक है, तो ये इनका इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, वो आपका प्रकाशित हुआ था 1839 ईस्वी में। ठीक है, आप ये नहीं सोचें कि भाई हमें अभी याद नहीं हो रहा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ जब आप 2 वीडियो को ले लेंगे तब आपको हिंदी साहित्य खेल लगने लग जाएगा, और आपको ऐसा याद होगा, ऐसा याद होगा, ऐसा याद होगा। जब पहली बार ये नाम मैंने सुना था तब मैं दोस्तों आपका 12वीं क्लास में था। ठीक है, तब मैंने सुना कि गारसा द तासी ने सबसे पहले फ्रेंच भाषा में, ठीक है, फ्रेंच विद्वान थे ये, तो इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो मैंने बहुत रटा लेकिन उसके बाद में भी भूल गया। तो कम से कम जाकर फर्स्ट ईयर में मुझे ये नाम है वो जा करके याद हो पाया। लेकिन अब आप रात में भी जगा करके पूछ लीजिए तब भी ये नाम है वो याद रहता है। इस्तवार द लितलियतुर एंदुये हिंदुस्तानी 1839, अब इसका 1847 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कई संस्करण हैं वो प्रकाशित हुए थे। इनके बारे में जब हम इसे पढ़ेंगे गारसा द तासी को पूरा, तब हम दोस्तों जानेंगे। अब हम आगे दूसरा इतिहास है दोस्तों किसने लिखा। अब ये तो हो गया आपका फ्रेंच विद्वान, यानी एक विदेशी विद्वान है। लेकिन ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने सबसे पहले हिंदी भाषा में हिंदी का इतिहास लिखा था? वो हैं दोस्तों आपके शिव सिंह सेंगर। इन्होंने दोस्तों लिख दिया था शिव सिंह सरोज। ठीक है, नाम याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपको दोस्तों याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको हिंदी साहित्य बिल्कुल एक खेल लगने लग जाएगा। ठीक है, बशर्ते ये है कि आप मेरे कही गए अनुसार है वो कार्य करते रहें, रिवीजन करते रहें, जैसा मैं बताऊं उसको आप फॉलो करते रहें। तो शिव सिंह सेंगर है दोस्तों, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था शिव सिंह सरोज के नाम से, और ये इन्होंने लिखा था 1883 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 20, 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं वह यहीं से बना लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आपका तीसरा इतिहास ग्रंथ है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये दोनों ऊपर के जो ये पहला और दूसरा जो इतिहास ग्रंथ है ये दोनों आपके वर्णानुक्रम पद्धति पर हैं। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ करके कालानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने लिख दिया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आपको पता है कि हिंदी भाषा है वो आपके उत्तरी भारत में ही बोली जाती है, तो इसीलिए द मॉडर्न आधुनिक वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी नहीं है दोस्तों, ये हिंदुस्तान है। ठीक है, तो इस नाम से इन्होंने दोस्तों इतिहास है वो लिख दिया। और ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है कि भाई जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास का नाम क्या है, या मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है वो किसका इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपका नॉर्मल है, लेकिन ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये हुआ था आपकी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो इसका वो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था आपका 1883 में, 1888 में। ठीक है दोस्तों, अब जॉर्ज ग्रियर्सन लिख चुके हैं। इसके अलावा अब आएगा आपका, जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाता है उसी प्रकार से आपकी गुणवत्ता भी है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की बढ़ती जाती है। चौथा इतिहास लिखा था दोस्तों आपके मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, अब मिस्र बंधुओं ने भी अपने नाम की तरह लिख दिया, शिव सिंह सेंगर की तरह इन्होंने लिख दिया मिस्र बंधु
विनोद, ठीक है। और ये लिख दिया इन्होंने 1913 में। इसमें इन्होंने कुछ सुधार किया। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो इतिहास ग्रंथ है वो लिखा आपके आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल ने लिखा। आचार्य शुक्ल ने लिखा सीधा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके इन नामों से जरूर आएगा कि किसका हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके बीच में आपका पता है बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी कोविद रत्नमाला है वो लिख दी थी। कईयों ने लिखा था लेकिन वो उतने फेमस नहीं हुए थे। प्रधान जो ग्रंथ हैं वो माने जाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, ले लिखा था 1929 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका से काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था आचार्य शुक्ल ने। अब आपका छठवां आपका इतिहास ग्रंथ आ गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखे थे आपके हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आपका हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा आपका राम कुमार वर्मा इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके अलावा दोस्तों आपके गणपति चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने 1938 में लिखा था, ठीक है। और गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में आपका लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके अलावा विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था आपका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी ने लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत। इसके अलावा आपका हरदेव बहारी ने लिखा हिंदी साहित्य का प्राकृत इतिहास। तो इस प्रकार से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं वो भिन्न भिन्न लिखे हैं, जिनमें से दोस्तों कम से कम 20 नाम हैं जो आपके परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए तो दोस्तों इनमें से ही है, ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 आप इतिहास ग्रंथ याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपके काशी नागरिक प्रचारणी सभा से भी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, उसका 16 खंडों में प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भाग, ठीक है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, तो ये आपका यहाँ से हुआ था। अब इसके प्रत्येक भाग के जो संपादक हैं वो अलग अलग हैं, और यहाँ से पहला है संपादक, लास्ट का संपादक है, इसके अलावा एक और आपके तीसरे भाग का संपादक है। तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जब हम इनके भागों को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक आपको ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य क्या है, उसका तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, और किस किस ने महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं वो लिखे हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है। अब आपको पता है कि सबने अपने अपने हिसाब से हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा है, और सबने अपने अपने अनुसार है वो हिंदी साहित्य की समय सीमा है वो शुरुआत है वो अपने अपने हिसाब से मानी है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलग हट करके, जिसका हिंदी साहित्य पढ़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा योगदान है। थोड़ी सी आपको मैं शुरुआत में ले चलता हूँ, बिल्कुल, जहाँ से दोस्तों भाषा की है वो शुरुआत होती है। जब आप हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे तब आप हिंदी की उत्पत्ति है उसको जान पाएंगे कि किस अपभ्रंश से आपकी उत्पत्ति हुई है, किस किस प्रकार से इसका है विकास है वो हुआ है। लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कैलेंडरों के बारे में। आपको पता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी को आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा। अब इसको कहते हैं आपके BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं आपके ईसवी, ठीक है। ये तो दोस्तों ईसा हो गया, ईसा, और ये हो गया बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। अब आपके यहाँ तक हो गया आपका मान लीजिए वैदिक काल 1000 तक, 1000 BC तक, और ये हो गया आपके उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये हो गया आपका वैदिक काल, और ये हो गया आपके उत्तर वैदिक, ये हो गया आपके 57 ईसा पूर्व, ठीक है, और ये हो गए आपके 78 ईस्वी, ठीक है। अब ये हो गए आपके 622 ईस्वी। अब दोस्तों आपने कुछ नोटिस कर लिया होगा, जिन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा है या फिर कैलेंडर जिन्होंने पढ़े हैं तो उन्होंने थोड़ा सा नोटिस कर लिया होगा कि मैंने इसमें क्या समानता है वो रखी है, क्या लिखे हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब सबसे पहले आपको पता है जब हम भारत का इतिहास है जब हम पढ़ते हैं
तो सबसे पहले आता है नाम वेदों का। ऋग्वेद को प्राचीन वेद माना जाता है और उनकी भाषा है वो वैदिक भाषा मानी जाती है दोस्तों, वैदिक संस्कृत, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी भाषा है वो अपने मूल स्वरूप में कभी भी स्थायी नहीं रहती है। उसका समय, काल और दोस्तों स्थान के साथ साथ में उसका परिवर्तन है वो होता रहता है। जब ये वैदिक और भाषा है वो कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। जब ये वैदिक संस्कृत थी तो दोस्तों धीरे धीरे 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत की प्रधानता रही। उसके बाद में दोस्तों आपकी हो गई लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत आपकी हो गई, लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसा से दोस्तों 57 ईस्वी वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त ने एक संवत चलाया था जिसको कहते हैं हम विक्रम संवत। और अंग्रेज़ों ने दोस्तों आने के बाद में यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपना जो कैलेंडर है वो चलाया था दोस्तों ईसा से। ईसा के जन्म से उनके कैलेंडर की शुरुआत है वो मानी जाती है और उन्होंने इसको नाम दिया दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन नामक व्यक्ति ने दोस्तों कैलेंडर बनाया, उसका नाम रख दिया ग्रिगोरियन कैलेंडर और उसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो मानी जाती है ईसा के जन्म से। इसमें 365 दिन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो हिंदू संवत है, ठीक है, विक्रम संवत है जो आपके 57 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त ने चलाया था, इसमें आपके 354 दिन होते हैं दोस्तों, ठीक है। इतने दिनों का क्यों अंतर है? क्योंकि ये तो दोस्तों आपके होता है सूर्य गणना पर और ये आपका होता है दोस्तों चंद्र गणना पर, ठीक है। और ये हो गया आपका 78 ईस्वी, ये हो गया आपका राष्ट्रीय पंचांग जो कि आपके 78 ईस्वी में दोस्तों आपके शक संवत कहा जाता है, कनिष्क ने जो चलाया था। इसके अलावा 26 जुलाई 622 ईस्वी को आपका दोस्तों हिजरी संवत चलाया था, ठीक है। लेकिन हमको इससे दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमको दोस्तों याद रखना है केवल 57 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, और दोस्तों आपका ईसा। क्योंकि जो भी दोस्तों आपकी डेट हैं, जैसे आप यदि आधुनिक काल में जाएंगे तो आपको यहाँ डेट मिलेंगी इस हिसाब से, ईस्वी के हिसाब से। जैसे आज हम जिन डेटों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार से महीना याद रखते हैं और 1600, 2022, 2021, 2019 इस प्रकार से हम डेटों को लिखते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप तुलसी के टाइम पर जाते हैं, आप कबीर के समय पर जाते हैं, आप मीरा के समय पर जाते हैं, आप सिद्ध साहित्य में जाएंगे, तब आपको दोस्तों आपका थोड़ा सा जैसे विक्रम संवत का है वो ख्याल रखना पड़ेगा। जो आपकी फेमस तिथियाँ हैं वो दोस्तों विक्रम, जैसे आप तुलसी, यदि आप आगे बात करते हैं, यदि आपसे तुलसी की पूछी जाए तो तुलसी के बारे में एक दोहा है कि संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी कि संवत 1680 में तुलसी की मृत्यु है वो मानी जाती है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपको संवत के हिसाब से ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब कई दोस्त होते हैं कि कहीं किताबों में आपको 1623 लिखा पड़ा है, कहीं पर 1680 लिखा पड़ा है। अब कई दोस्त हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आपको 1680 याद करें या फिर 1623 को याद करें। दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होता है, बस एक खेल समझ लेना है कि 57 का ये तो दोस्तों आपका विक्रम संवत में है, ठीक है। और ये आपका दोस्तों आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर में है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है। ये तो आज हम जो चलते हैं कि 1623 ईस्वी और ये आपका 1680 संवत है। आज के समय में आपको पता है कि 2079 संवत चल रहा है, जबकि आपकी साल चल रही है 2022, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका वर्ष है, जबकि ये आपका विक्रम संवत है। अब मैं आपको इधर ले चलता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो संवत है ये चलता है दोस्तों संवत, तो ये ईसा से 57 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो गया था। इसकी शुरुआत है वो चंद्रगुप्त ने 57 वर्ष पहले ही, ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। इसीलिए दोस्तों ये हमेशा साल से 57 वर्ष आगे रहता है। यानी कि जब यदि हमको डेट दे रखी है, साल दे रखा है, ठीक है, जब हमको साल दे रखा है, यदि हमें उसका संवत बनाना है तो हमें +57 करने पड़ेंगे। और यदि 1680 में से यदि हमें साल बनानी है, यदि संवत दे रखा है और उसमें से हमें साल बनानी है, तो दोस्तों हमको 57 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों यही ध्यान रखना है। यदि आपके जैसे 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट ये, जेठ सुदी वर्षायत को तिथि पूर्णमासी प्रकट भये, कबीर के बारे में कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका 1455 साल हो गया, ठीक है। अब यदि हम दोस्तों यहाँ से निकालेंगे 1455 में से, अब ये विक्रम संवत है दोस्तों, वहाँ पर
कबीर के टाइम पर संवत लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय तो विक्रम संवत ही प्रचलन में था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से दोस्तों ये साल का लफड़ा है वो चल गया था। हमारे जो पूर्वज थे दोस्तों, दादा पुरखा थे, ठीक है, वो सारे के सारे संवत का ही यूज करते थे। और यदि आज के टाइम में भी आप देख पाएंगे कि आज के समय में दोस्तों जो पुराने लोग हैं वो संवत ही याद रखते हैं कि भाई संवत ये चल गया, संवत ये चल गया, ठीक है। यदि हम इसमें से दोस्तों अब कबीर का जन्म निकालेंगे तो हमें आपको 57 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये संवत है और ये 57 वर्ष आगे है। यदि हम इसमें से तिथि निकालेंगे दोस्तों, 57 घटा देंगे और इसमें से आ जाएगा दोस्तों 1398। ये तो हो गया 1398 वर्ष या ईस्वी में हुआ था। यदि हमको 1398 दे रखी है, ठीक है, तो हमको इसमें 57 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 1455, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे कबीर है, जायसी है, तुलसी है, मीरा है, रसखान है, ठीक है, और अमीर खुसरो है और आपकी चंद्रप्रदाई है, इनकी जो तिथियां हैं दोस्तों जन्म की या कुछ भी इनकी फेमस रचना है, ठीक है, उसकी जो तिथियां हैं आपको वो संवत में भी याद रखनी पड़ेंगी और उसमें भी याद रखनी पड़ेंगी, साल में भी। यदि आपने दोस्तों 57 का ये कैलेंडर है वो समझ लिया, ठीक है, तो आपको केवल एक ही याद रखने की जरूरत है, दो के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 57 घटा देते हैं, जोड़ना सीख जाते हैं, तो आपको फिर डबल चीज़ें हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई सी भी आ जाए परीक्षा में, आप उसे आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं भाई। यहाँ से हमने पढ़ा दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि वैदिक संस्कृत भाषा दोस्तों थोड़ी सी सरल हो गई, फिर आ गई दोस्तों लौकिक संस्कृत भाषा, और दोस्तों लौकिक संस्कृत आ गई, ये हो गया आपका ईसा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपकी थोड़ी सी चली आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, आपकी दोस्तों बुद्ध के जन्म से दोस्तों यहाँ पर 3री शताब्दी तक आपकी हो गई दोस्तों पाली, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा बौद्ध साहित्य है दोस्तों वो पाली में लिखा गया है, ठीक है। आपके फिर थोड़ा सा आगे चली दोस्तों आपके प्राकृत, 6वीं शताब्दी तक दोस्तों आपकी जनभाषा थी जो प्राकृत थी। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई ये साहित्य प्राकृत, ये साहित्य जनभाषा में लिखा गया था, तो जनभाषा वो होती है जिसका हम आम बोलचाल में दोस्तों प्रयोग करते हैं। इस समय तक अपने ग्रंथों में तो दोस्तों आपकी हो रही थी, ठीक है, इस समय भी आपकी संस्कृत यूज हो रही थी, ठीक है। इस समय कालिदास थे, भभूति थे, ठीक है, भारवी थे, आपके जो आपके काव्य शास्त्रीय हैं, सब सारे जो आपके आचार्य हैं वो थे इस समय, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो जनभाषा थी वो आपकी धीरे धीरे बदल रही थी। आज भी आपको पता है संस्कृत यूज होती है, लेकिन सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आपकी हो गई पाली दोस्तों छोटी की मात्रा आएगी इस पर, ठीक है, पाली हो गई। इसके अलावा आपकी प्राकृत हो गई, बदल रही है भाषा, तो फिर आपकी हो जाएगी अपभ्रंश। जो प्राकृत दोस्तों थोड़ी सी बिगड़ करके हुई तो वो हो गई आपकी अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा थोड़ी सी आपकी और बिगड़ी दोस्तों, उसे कह दिया गया अबहट्ट, ठीक है, अबहट्ट, या दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसको कह दिया पुरानी हिंदी, ठीक है, अबहट्ट या पुरानी हिंदी। यहीं से दोस्तों आपके हिंदी साहित्य के जो नमूने हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के जो कवि हुए दोस्तों उनमें हिंदी के अवशेष हैं वो शुरुआती अवशेष देखने को मिल जाते हैं कि भाई हिंदी भाषा की झलकियाँ इन कवियों में दिखाई देती हैं। इसलिए यहीं से दोस्तों आपकी जो शुरुआत है वो मान ली जाती है 8वीं-9वीं शताब्दी से, ठीक है। कई जैसे रामकुमार वर्मा है वो 7वीं शताब्दी से भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो 9वीं और 10वीं शताब्दी है वहाँ से दोस्तों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, जो HP द्विवेदी हैं, तो वो यहाँ से हिंदी साहित्य का आरंभ है वो मानते हैं, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आपकी पाली हुई, पाली से प्राकृत हुई, प्राकृत से आपकी अपभ्रंश हुई, और अपभ्रंश से आपकी अबहट्ट हो गई पुरानी हिंदी। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का जो पूर्व रूप है उसे क्या कहा जाता था, तो अबहट्ट कहा है वो भोला शंकर व्यास ने कहा है, पुरानी हिंदी कहा है वो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है। तो जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब और हम डिटेल से जानेंगे। अब दोस्तों अब हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो कब से हुआ। हिंदी साहित्य की शुरुआत जो अलग अलग विद्वान हैं दोस्तों उन्होंने अलग अलग मानी है। सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं आपके ग्रियर्सन भाई, जो आपके शिव सिंह सेंगर हैं और आपके गारसा दत्तासी हैं, उन्होंने तो दोस्तों काल विभाजन किया नहीं है, तो इसलिए ग्रियर्सन ने मानी है आपकी 700 से 1400 ईस्वी। 700 से 1400 ईस्वी ये मानते हैं कि भाई हिंदी की जो शुरुआत है वो 700 ईस्वी से हो गई, और 1400 ईस्वी तक उसका जो प्रथम काल है वो उसका इन्होंने माना है, यानी कि जिसे हम आदिकाल कहते हैं,
ठीक है, आदिकाल कहते हैं। तो इन्होंने इसको आरंभिक काल नाम दिया है इस प्रकार से, ठीक है। और आचार्य राम मिश्र बंधुओं ने दोस्तों आपकी मानी है 643 ईस्वी से, ठीक है। इसके अलावा आपकी आचार्य शुक्ल हो गई, आचार्य शुक्ल ने मानी है आपके 1050 विक्रम संवत से। अब देख लीजिए, यही ध्यान दे लिए, अब 1050 विक्रम संवत से मानी है। कई बार परीक्षाओं में तो यही आता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो किस कब से मानी है, तो 1050 विक्रम संवत। लेकिन जो एग्जामिनर है दोस्तों वो थोड़ा सा खेल खेल जाता है और आपको दे देगा कि 993 से, ठीक है। तब आप चकमा छाएंगे कि भाई हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो तो 1050 से मानी है विक्रम संवत से, आपका इस पर ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को गलत कराते हैं, जबकि आप यदि 1050 में से 57 यदि माइनस कर देंगे तो आपका जो साल है वो निकलेगा। फर्क इतना है कि ये विक्रम संवत में है और ये आपका वर्ष में है, ठीक है। आपके हो गए जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने आपकी 1184 से मानी है, ठीक है। आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने 1000 मध्य ईस्वी से मानी है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी ने अलग अलग शुरुआत है वो मानी है, जिसको जो हिसाब लगा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हिंदी का जो पहला कवि है वो किसने माना है। हिंदी का प्रथम कवि वो किस किस के अनुसार क्या है, तो आपका जैसे कि आप पढ़ेंगे सरहपा को माना है आपके राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन। भाई राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि भाई सरहपा है, उसमें हिंदी के जो सबसे पहले नमूने हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए सरहपा कवि है हिंदी का। लेकिन अन्य विद्वान हैं वो अपने अपने हिसाब से मानते हैं। और स्वयंभू को माना है आपके राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा, ठीक है। इन्हीं दो ज़्यादा नामों में दोस्तों मतभेद है, और तो नहीं माना जाता। शुक्ल ने माना आपके मुंज, राजा मुंज को माना है आपके शुक्ल, और गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों थोड़ा सा आपका नामों से दोस्तों आपका अटपटा लगेगा कि राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, जो दोस्त हिंदी से अब तक जुड़े नहीं हैं उनको थोड़ी सी समस्या आएगी, इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल के साथ में दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी दोस्तों ऐसे ही पढ़ाना चाहूँगा। आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार की क्लास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा स्पीड तेज़ करनी चाहिए या फिर थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, किस प्रकार का आप चाहते हैं, ठीक है। भाई सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ये नहीं कि होशियार हैं आपने सारा कुछ पढ़ लिया तो उनको तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने ये भी पढ़ रखा होगा। तो सबको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। मुंज को माना है, और अब्दुल रहमान इनको माना है दोस्तों HP द्विवेदी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबने अलग अलग माना है, ठीक है। इसके अलावा आपको विद्यापति माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, शालिभद्र सूरी को माना है गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। और पुष्या पुंड को माना है आपके शिव सिंह सेंगर ने। इस प्रकार सबने अपना अपना जो अलग कवि है वो माना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन उठता है कि भाई फलाने के अनुसार, शुक्ल के अनुसार है वो हिंदी का प्रथम कवि कौन है। लेकिन आपको नोट लगा के ध्यान रखना है, यदि आपसे केवल ये पूछा जाए कि हिंदी का है वो प्रथम कवि कौन है, तो आपको याद रखना है कि सरहपा, जो राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को, वही हिंदी के प्रथम कवि हैं। इसको सर्वसम्मति से ये दर्जा दिया गया है, ठीक है, सर्वसम्मति से। और जो राम कुमार वर्मा है वो भी दोस्तों सरहपा को, पहला बड़ा कवि तो सरहपा ही है, ठीक है, सरहपा को ही माना जाता है। अब इसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे आपके कि काल विभाजन है वो किस किस प्रकार से किया गया है। सभी इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से काल विभाजन है वो किया है, ठीक है। ग्रियर्सन ने अलग प्रकार से किया है, मिश्र बंधुओं ने अलग प्रकार से किया है, नाम भी अलग अलग दिए हैं। लेकिन हम दोस्तों चलेंगे आपके आचार्य शुक्ल, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पहले काल को नाम दिया है वीरगाथा काल, दूसरे काल को इन्होंने नाम दिया है आपका पूर्व मध्यकाल, तीसरे काल को इन्होंने नाम दिया है उत्तर मध्यकाल, चौथे काल को इन्होंने नाम दिया है गद्यकाल, ठीक है। तो इन्होंने वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने नाम दिया है भक्तिकाल, ठीक है। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने नाम दिया है रीतिकाल। अब वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है?
आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो मैं यहाँ न्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जो पहला काल है वो आदिकाल ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। ठीक है, पूर्व मध्य काल है उसको भक्तिकाल प्रसिद्ध है, रीतिकाल प्रसिद्ध है, और गद्य काल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आधुनिक काल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनके नाम हैं, जैसे रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, भक्तिकाल को आपका स्वर्णकाल किसने कहा, ये हम दोस्तों आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। आपको केवल यही याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने वो आपका वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल या गद्य काल, इन्होंने दो के अलग अलग नाम किए हैं, भक्तिकाल कहा है, रीतिकाल कहा है। ठीक है, इनका जो नामकरण है वो आपके पता है कि आपकी प्रवृत्तियों के आधार पर है। वीरगाथा काल में वीरता की प्रधानता थी, पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता, रीतिकाल में रीति की प्रधानता, गद्य काल में गद्य की प्रधानता थी। इस हिसाब से इन्होंने नामकरण किया है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आदिकाल के बारे में। आदिकाल की शुक्ल ने समय सीमा मानी है 1050 से 1375 विक्रम संवत में। शुक्ल ने जो अपना पूरा इतिहास ग्रंथ है, जब आप शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आप उठा करके देखेंगे तब वहाँ पर आपको सारी तिथियां हैं वो आपको संवत के हिसाब से देखने को मिलेंगी। इसलिए जो 57 का अंतर है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो शुक्ल जो कह रहे हैं यदि आप उसको आज के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको 57 घटा करके देखना होगा। ठीक है, तो इन्होंने 993 से और 1358 तक, ठीक है, इस प्रकार इन्होंने शुक्ल ने मानी है। 58 ही होगा ना, नहीं 1358 क्यों, 75 में से आपका 1318, ठीक है, 993 से 1318 वर्ष में इन्होंने मानी है। अब दोस्तों अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आदिकाल है वो आदिकाल क्या है, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आदिकाल है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआती काल है, जहां पर आपके हिंदी साहित्य का वो आरंभ हो रहा था। ठीक है, कुछ दोस्तों यहाँ पर दो भाषाओं का योग था आपका, अपभ्रंश प्लस हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आदिकाल में जो रचनाएं मिलती हैं वो या तो राजस्थानी प्रभावित अपभ्रंश, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी, ठीक है, इस प्रकार की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अपभ्रंश का ज़्यादा बोलबाला था क्योंकि ज़्यादातर जैसे रामकुमार वर्मा है, ठीक है, और आपके शिव सिंह सेंगर हैं, आपके जो मिश्र बंधु हैं वो बहुत पहले तक चले गए हैं, तो उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को, रामकुमार वर्मा ने तो अपभ्रंश की रचनाओं का ही एक अलग से काल दे दिया है, तो अपभ्रंश की रचनाओं को ज़्यादा समेट लिया है। इसलिए आपको अपभ्रंश हिंदी, यहाँ पर अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी प्रभावित हिंदी, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी, इस प्रकार से आपकी रचनाओं की जो भाषा है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों आदिकाल में पढ़ना पड़ता है आपको सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना पड़ता है आपको नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। तीसरा आपको पढ़ना पड़ता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, आपको तीसरा पढ़ना पड़ता है जैन साहित्य, जैन साहित्य। चौथा आपको पढ़ना पड़ता है रासो साहित्य। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य दोस्तों क्या है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब हम पढ़ेंगे तब दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और यहीं पर हम ऐसा कर देंगे कि भाई बहुत डिटेल हो गया तो थोड़ा सा आप उबाऊ महसूस करेंगे। हम थोड़ा सा दोस्तों गति पकड़ते हैं। सिद्ध साहित्य क्या है दोस्तों, इसका जो समय है वो आपका माना जाता है, वो ध्यान से सुनना दोस्तों, वो आपका माना जाता है 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक। लेकिन जो 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जो समय है वो आपका मुख्य समय माना जाता है। ठीक है, और सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य दोस्तों ये लोग हैं वो पूरब की तरफ रहते थे, जैसे कि असम है, बंगाल है, उड़ीसा है, आपका बिहार है। श्री पर्वत था इनका जो मुख्य केंद्र था। सिद्धों की संख्या आपकी मानी जाती है 84। थोड़ा सा यहाँ जान ही लेते हैं दोस्तों, सिद्ध साहित्य सिद्धों की जो संख्या है 84 मानी जाती है। इनमें दोस्तों पंचमकार साधना उपलब्ध थी। वामाचार इनकी साधना पद्धति को कहा जाता था, वामाचार। ये दोस्तों इस पंचमकार में क्या हो जाएगा, मुद्रा, मांस, मैथुन, मछली, ठीक है, मांस, मुद्रा, मैथुन, मछली और आपका तो 5 आपके पंचमकार यानी कि 5 में, ठीक है, तो आपका ये 5 में आपको याद रखने हैं। पंचमकार साधना इनमें सिद्धों में प्रचलित थी। ये भाई साहब भोग विलास के
सिद्ध थे, यूँ मान लीजिए, भोग विलास के माध्यम से ही साधना करते थे और इन्हें कोई भी स्त्री से इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। स्त्री को ये अपना साधना में आपका सहायक मानते थे, ठीक है। और इस प्रकार से साधना किया करते थे। इन्हें सांसारिकता में दोस्तों रमण रह करके ये साधना करते थे। ये कहते थे कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त रखो, ना तो आपको संसार छोड़ने की जरूरत है ना कुछ भी करने की जरूरत है। मुद्रा, मांस, मैथुन, मछली और आपका मुद्रा, मांस, मैथुन, मछली, मदरा, ठीक है। तो इनमें जो सारी बुराइयां आज के टाइम पर गिनी जाती हैं वो सारी की सारी बुराइयां थी इनमें दोस्तों। इस प्रकार की ये साधना पद्धति थी इनकी और इनकी संख्या है वो 84 मानी जाती है, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं दोस्तों नाथ साहित्य, ठीक है, कि नाथ साहित्य क्या है। जब दोस्तों सिद्ध साहित्य में आवश्यक बुराइयां हैं वो सारी की सारी आ गई, तो इनमें से ही कुछ लोगों को भी बुरा खटकने लगे कि भाई इस प्रकार के कैसे साधना हो सकती है। तो इनमें से ही कुछ लोग निकल के आ गए और उनको ही दोस्तों नाथ साहित्य, उन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत कर दी थी। इसको दोस्तों नाथ पंथ, ठीक है, अवधूत मार्ग, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इनको बहुत नामों से जाना जाता है, अवधूत मार्ग, ठीक है। और इसके अलावा आपको नाथ पंथ हो गया, इन नामों से इसको नाथ संप्रदाय है उसको जाना जाता है। इसके जो दोस्तों प्रमुख कवि हैं सिद्ध साहित्य के, हम थोड़ा भूल गए, इसके जो प्रमुख सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं दोस्तों आपके सरहपा। ये सारे के सारे दोस्तों आपके अपने नाम के पीछे पा शब्द का प्रयोग है वो करते थे, ठीक है। तो हाँ, पा शब्द का प्रयोग करते थे। कवि हो गया इनके सरहपा, ठीक है, आपके सबरपा, आपके लुईपा, ठीक है, आपके डोम्बिपा, कुकरिपा, भालिपा, ठीक है। और इस प्रकार के इनके जो कवि हैं वो माने जाते हैं। सबसे प्रमुख कवि है इनमें आपका सरहपा, ठीक है। और अब आपकी बात कर लेते हैं हम, ये हो गए आपके नाथ साहित्य पर, ठीक है। तो नाथ साहित्य में जो प्रमुख कवि वो हो जाएगा आपके गोरखनाथ, ठीक है। नाथ साहित्य की संख्या है वो आपकी 9 मानी जाती है। रामकुमार वर्मा ने और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने नाम गिनाए, जैसे आदिनाथ पहला माना है, आदिनाथ जिनको शिव कहा जाता है। दूसरा उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ माना है, ठीक है, जिनको मच्छंद्रनाथ कहा जाए। तीसरा उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य के रूप में गोरखनाथ का परिचय दिया है। इसके अलावा आपके ज्वालेंद्रनाथ हो गए, गाहेड़ीनाथ हो गए, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने 9 संख्या है वो बताई है। और कई विद्वान हैं उन्होंने भी अपनी अपनी अनुसार संख्या बताई है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि नाथ साहित्य क्या है, कि भगवान शिव के उपासक जो संत थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया उसको नाथ साहित्य कहते हैं। इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ये नाम आपके दिए हैं HP द्विवेदी ने, ठीक है। सिद्ध मार्ग, नाथ पंथ, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग, ठीक है। ये दोस्तों आपके इसमें इड़ा, पिंगला, नाड़ी आदि के माध्यम से हठ योग पद्धति करते थे, हठ योग साधना, ठीक है। नाठों से ही हठ योग साधना करते थे। हठ का है माने सूर्य, ठे माने चंद्रमा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपके गोरखनाथ ने कहा है, ठीक है। तो प्रमुख कवि आपको गोरखनाथ है, इनकी रचनाओं के बारे में ही आपको जानना है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा जैन साहित्य, ठीक है। आपका जो दोस्तों जैन साहित्य और रास साहित्य, इसको कहा जाता है दोस्तों रास साहित्य। आपका दोस्तों रासो साहित्य अलग है और रास साहित्य अलग है, क्योंकि जो रास है ना वो होता है आपका क्रीड़ा करना, ठीक है, नाचना या गाना। जो आपके जो जैन श्रावक थे, आपको पता है जो जैन साधु होता है उसको श्रावक कहा जाता है। जैन श्रावक थे वो मंदिरों में रात के समय भजन कीर्तन गायन करते थे और नाचते हुए समय में अपना जो साहित्य, इस प्रकार से उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा था उसको रास साहित्य कहा जाता है, ठीक है। तो जैनियों ने अपने मत का जो प्रचार किया था, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे सिद्ध साहित्य पूर्वी भाग में था, नाथ साहित्य आपके राजस्थान के उत्तरी भाग और पंजाब में था, ठीक है, वहाँ पर इनका प्रचार हुआ था। इसी प्रकार जो जैन साहित्य है उसका जो प्रचार हुआ था वो था भाई साहब गुजरात पर। और गुजरात का भी यदि कोई स्थान पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका काठियावाड़, ठीक है। तो ये 12वीं 13वीं शताब्दी में लगा लीजिए आपका, और नाथ पंथ है वो आपके 9वीं शताब्दी लगा लीजिए, ठीक है। तो गुजरात का काठियावाड़ और जो राजस्थान का जो सिरोही माउंट आबू का क्षेत्र है ना
वो आपका जैन साहित्य का प्रमुख केंद्र था। आप भी आज यदि आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जैन मंदिर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि सिरोही में आप एक स्थान है आपका भीनवाल। भाई साहब, जैनों का इतना इतना धनी स्थान है कि वहाँ पर सारे ही जैन मंदिर और सारा सारा का सारा कुछ जैन ही हैं। वहाँ पर इतने इतने बड़े धनी हैं, सेठ साहूकार हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो जैनवाल है, तो आपको यहाँ पर इसी कारण था कि वहाँ पर पहले जैनों का ज़्यादा प्रचार था और यहीं पर जैन है वो स्थायी रूप से बस गए और यहीं पर इन्होंने अपने साहित्य का प्रचार किया और इन्होंने स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि को इन्होंने, इसमें सभी में जैन धर्म की है वो अपनी छाप दिखाई देती है। इन्होंने अपनी जैन साहित्य का वो आधार है वो बनाया, इन्होंने शिव पुराण को बनाया, वो शिव पुराण सॉरी आदि पुराण को बनाया था। ठीक है, आदि पुराण को, यानी जिसे महापुराण भी कहा जाता है। तो आपका जैन साहित्य आपका क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी सी बात क्या याद रखनी है कि जिस प्रकार आप नाथ साहित्य पढ़ेंगे या प्रसिद्ध साहित्य पढ़ेंगे जहाँ पर आपके कवियों की प्रधानता है, लेकिन आपके जो जैन साहित्य है उसमें आपके रचनाओं की प्रधानता है। इसकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। इसके अलावा आपकी हो गई चंदनवाला रास। 2018 में दोस्तों ये चंदनवाला रास की रचना आई थी कि इसकी रचना कहाँ हुई थी, इसकी रचना हुई थी जालौर में। ठीक है, आपकी थोड़ी सी आपका हो गया सब चंदनवाला रास हो गई, स्थूली भद्र रास, भद्र रास, नेमीनाथ रास, नाथ रास। तो दोस्तों जो जैन साहित्य है उसकी कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं वो जैसे रास शैली है, चरचरी शैली है, आचार शैली है, फागु शैली है, चरित शैली है। तो ये आपको याद रखनी है। जैसे नेमिनाथ रास हो गई, ठीक है, आपके नेमिनाथ फागु हो गई, ठीक है, पंच पांडव चरित रास हो गई। तो यहाँ पर इनके नाम के पीछे चरित आ जाए, फागु आ जाए, रास आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका जैन साहित्य में हो गया। तो यहाँ पर आपका जैन साहित्य भी आपका दोस्तों हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों रासो साहित्य की। आपको पता है कि आदिकाल के समय में आपको राजा महाराजा थे और उसमें आक्रमण हो रहे थे विदेशियों के, वहीं से है वो आपके गुलाम वंश की है वो नींव चालू होती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है आपको पता है। तो उस समय जो चारण एवं भाट कवि थे, चारण प्लस भाट कवि, उनके द्वारा जो अपने राजाओं की प्रशंसा में युद्धों का वर्णन करते हुए जो साहित्य लिखा गया था उसको हम कहते हैं रासो साहित्य। ठीक है, अब रासो साहित्य में दोस्तों क्या क्या है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, उसमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ था, डिंगल पिंगल। ठीक है, इसके अलावा आपके रासो साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं, तो जो आचार्य शुक्ल ने हैं उन्होंने 12 रचनाएं मानी हैं। लेकिन दोस्तों जो नगेंद्र हैं उनमें से कुछ रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य में स्थान देते हैं क्योंकि उनमें वीरता की प्रधानता नहीं है। लेकिन जैसे प्रमुख रचनाएं हैं आपकी चंद्रबरदाई की आपकी पृथ्वीराज रासो, दूसरी हो गई आपकी बीसलदेव रासो। आचार्य शुक्ल ने इसको रासो साहित्य का आदि ग्रंथ माना है, बीसलदेव रासो। तीसरा हो गई आपकी खुमाड़ रासो। ठीक है, इस प्रकार इसके अलावा आपकी हो गई आपकी कुमारपाल रासो हो गई, आपकी विजयपाल रासो हो गई। ठीक है, नल्ल सिंह की विजयपाल रासो। इसके अलावा शुक्ल ने दोस्तों तो विद्यापति की कीर्ति लता मानी है, कीर्ति पताका मानी है, विद्यापति पदावली मानी है। इसके अलावा आपकी अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं उनको भी दोस्तों इन्होंने वीरगाथा काल में संकलित किया है। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उनको इन्होंने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य नाम से एक आदिकाल में एक अलग विभाग है वो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य हम याद रखेंगे, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। तो इसमें दोस्तों किस किस प्रकार की रचना आती है, इसको दोस्तों एक भाग बना दिया गया है कि ये तो है गद्य और ये हो गया इनका पद्य। ठीक है, तो दोस्तों गद्य में कौन कौन से कवि आते हैं, जैसे आपकी एक रचना है आपकी राउल वेल रचना है। ठीक है, और दूसरी रचना है आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो ये आपकी पंडित दामोदर शर्मा की हो गई। ठीक है, तो राउल वेल हो गई आपकी रोड़ा कवि की। पद्य में आ जाएंगे आपके अमीर खुसरो को ले लिया है, अमीर खुसरो। आपके दूसरा हो गया आपको ढोला मारू रा दूहा। इसके अलावा दोस्तों आपका तीसरा कवि ले लिया इन्होंने विद्यापति को। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने ये पद्य साहित्य ले लिया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अपभ्रंश साहित्य भी है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य में जैसे आपके हो जाएंगे स्वयंभू प्रमुख कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने आदिकाल का वर्गीकरण है वो किया है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि साहित्य है वो किस प्रकार शुरुआत होती है, उसके कौन कौन से साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं वो किस प्रकार से लिखे गए हैं, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, आदिकाल है वो नामकरण किस किस के हिसाब से किए गए हैं, पहला कवि किस किस ने माना है। इसके अलावा आपके आदिकाल में दोस्तों क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, सिद्ध साहित्य पढ़ना पड़ता है, नाथ साहित्य पढ़ना पड़ता है, राज साहित्य या जैन साहित्य पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा रासो साहित्य है। इसके अलावा जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से भी लौकिक गद्य साहित्य, लौकिक पद्य साहित्य के नाम से 2 उपविभाग हैं वो कर दिए हैं। इसलिए आपको रासो साहित्य समझ में आ गया, सिद्ध साहित्य समझ में आ गया, जैन साहित्य समझ में आ गया, इसके अलावा आपको नाथ साहित्य समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रवृत्तियाँ जैसे मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, सारा आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा प्रवृत्तियाँ, और आपको रचनाकारों का नाम है वो आपको याद करना है, रिवीजन करना है बार बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अब इसी क्लास में दोस्तों आपका यहीं तक हो जाएगा। अगली क्लास में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, 2 क्लासों के माध्यम से ही दोस्तों आपका पूरा हिंदी साहित्य है वो आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। किस प्रकार से दोस्तों हिंदी साहित्य होता है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी पड़ती है, क्या परीक्षा में आता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों केवल पढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा, आपको कृपया मुझे सुझाव देने पड़ेंगे कि भाई समझ में आ रहा है, आप कैसा पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आप दोस्तों रिव्यू यदि देंगे तो दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी क्वालिटी को और थोड़ा बेहतर कर पाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर तो नहीं दोस्तों, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही दोस्तों अच्छा यहाँ पर हिंदी साहित्य और भी हिंदी की जो चीज़ है सारी की सारी पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हिंदी के साथ हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करें। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।